चलो, shall we start? गुड मॉर्निंग ऑल। तो कहाँ पे थे हम लोग? स्टॉक आउट का एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे, राइट? यहां तक हमने सॉल्व किया था। सेफ्टी स्टॉक कितना यूनिट्स रखा था? 50 यूनिट्स। बचा हुआ पार्ट मैंने आपको बोला था कि आप एज अ होमवर्क ट्राई कर लेना, ठीक है? तो रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट एंड आगे बढ़ते हैं फिर। जस्ट अ सेकेंड। तो मान लो इस सॉल्यूशन को अगर आप कंटिन्यू करते हो, अगला सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना होगा? 80 यूनिट्स। हैव यू सॉल्व दिस? 80 यूनिट्स अगर सेफ्टी स्टॉक रखते हो तो आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आ जाती है 80 यूनिट्स इंटू 50 रुपीज, 4000। एंड आई होप आप लोगों ने स्टॉक आउट कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट किया होगा, जिसकी टोटल कितनी आती है? जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 था ना? तो 80 यूनिट्स का स्टॉक आउट कॉस्ट आता है एक्सपेक्टेड 60 रुपीज। सिर्फ दो ही सिचुएशन, सॉरी एक ही सिचुएशन में स्टॉक आउट हो सकता है। कौन से सिचुएशन में? अगर डिमांड 100 यूनिट्स का आ जाता है, बराबर है, तो उस केस में हमारे पास स्टॉक आउट हो जाएगा 20 यूनिट का, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है डिमांड 100 यूनिट्स की आने की? 2%। तो 20 इंटू 150 इंटू 2% विल बी 60 रुपीज, एंड हेंस टोटल कॉस्ट वुड बी 4060। तो व्हाट इज योर आंसर नाउ? 50 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो टोटल खर्चा आता है 2875। एंड वही अगर 80 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक करता हूं, मतलब सेफ्टी में बढ़ाता हूं, तो मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, देखो। तो यहां पे आपको आपका आंसर मिल चुका है बाय द वे, बट और एक आखिरी लेवल चेक करना है। कौन सा? सेफ्टी स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स। डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना? हाँ, तो सेफ्टी स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स अगर मैं रखता हूं, कल के लेक्चर में हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है अच्छे से। सिर्फ ये दो स्टेप बचे हुए थे जो आपने कंप्लीट किए हैं एज अ होमवर्क, ठीक है? फाइन। तो मान लो सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट्स रखता हूं, तो देर इज नो चांस ऑफ स्टॉक आउट, बट उस केस में आपको कौन सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स 50 रुपए के अनुसार ये कितनी हो जाती है? 5000। करेक्ट है दोस्तों? तो ये 5000 रुपए होगी, लेकिन बाकी स्टॉक आउट नहीं होगा, उसके कारण स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं आएगी। इज इट राइट? एंड आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 5000। तो ये सभी कॉस्ट जब मैं कंपेयर करता हूं तो क्या समझ में आ रहा है? 50 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक या 20 यूनिट्स का? 20 यूनिट्स में सबसे लोएस्ट कॉस्ट है, तो 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखना बेहतर रहेगा। मतलब उसके ऊपर अगर मान लो एक्सेस डिमांड आ जाती है तो हमें कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि उसके चांसेस भी कम है। बट अगेन ये सब किसके ऊपर आधारित है? ये जो डिसीजन दिया वो आपके प्रोबेबिलिटीज के ऊपर, यानी आपका जो डेटा है वो रियलिटी में वर्क होना चाहिए। बट मान लो अगर मैं 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखता हूं और हर दिन एक्सेस डिमांड आती है, तो आपका डेटा रॉन्ग था, तो ये आउटपुट भी रॉन्ग ही आएगा। इज इट राइट? हमने बात की थी कॉस्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, सॉरी फीचर्स देखे थे, उसमें हमने क्या देखा था कि इनपुट अगर सही आया तो ही आउटपुट सही आएगा। इज इट राइट? हाँ, तो ये डेटा जो प्रोबेबिलिटी का है, दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड एवरीथिंग इफ वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी टेबल, then this answer is right. 20 units safety stock is optimum level of stock. Please write down the conclusion below this table. Please write down the optimum safety stock level is 20 units. The optimum safety stock level is 20 units. Optimum safety stock level is 20 units.
चलो दोस्तों आगे बढ़ू क्या? फाइन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आज थोड़ा लेट हुआ मुझे, तो कहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, 10 के पहले 34 वी हैव सॉल्व्ड। 36 सॉल्व नहीं किया ना अभी तक? 36 मैंने होमवर्क दिया था, हैव यू कंप्लीटेड इट? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 36 वाज योर होमवर्क? जस्ट अ सेकेंड, मैं ओपन करता हूं एक बार। हम्म, जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व किया है आंसर चेक करेंगे। व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 36? ओ ठीक है, कल चेक करते हैं। अच्छा आज सेंड करता हूँ। ठीक है, बाकी लोगों ने कैसे सॉल्व किया? फिर किया ही नहीं? अच्छा, ओके ओके, माय मिस्टेक। आई विल सेंड पीडीएफ टुडे, ठीक है। सो रहने दो, क्वेश्चन नंबर 36 कल चेक करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, या फिर अभी सॉल्व करें? होमवर्क करो, कल चेक करते हैं, ठीक है। फाइन। नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नलय को बताओ ना, मैं कितनी देर से पूछ रहा हूं, मुझे लगा आपने किया। जस्ट अ सेकेंड। कम टू क्वेश्चन नंबर 29। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट वन, अभी सॉल्व करेंगे। शैल वी स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 29। IPL Limited uses a small casting in one of its finished product. So IPL Limited नाम की एक कोई कंपनी है, आपका ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, ठीक है। एक कंपनी है which uses small castings in one of its finished product. तो ऑफ कोर्स हमें कैलकुलेशन किस चीज का पूछा जाएगा? वो रॉ मटेरियल का, दैट इज स्मॉल कास्टिंग्स। द कास्टिंग्स आर परचेस्ड फ्रॉम द फाउंड्री। IPL Limited purchases 54,000 castings per year at a cost of rupees 800 per casting. So दोस्तों 800 rupees per casting is a cost of raw material and 54,000 castings is a annual requirement. Is this right, my friends? The castings are castings are used evenly throughout the year in the production process on a 360 day per year basis. So indirectly they are telling you there are 360 days and you are using the castings evenly, means every day you use same amount of raw material. So 54,000, if your annual requirement is, what is the daily consumption? 54,000 divided by 360 means 150 castings you consume per day. Is it right, my friends?
The company estimates that it costs rupees 9,000 to place a single purchase order. So what is this? Ordering cost per order, and about rupees 300 to carry one casting in inventory for a year. So 300 rupees is to carry one casting in a inventory for a year, means 300 rupees is carrying cost per unit per annum. Very good. So annual requirement is there, carrying cost per unit per annum is there, ordering cost per order is there, 2 is also there, root is also there. So you can calculate EOQ, no problem. The high carrying costs result from the need to keep the castings carefully under controlled temperature and humidity conditions. अच्छा, मतलब ये 300 रुपये पर यूनिट कुछ ज़्यादा ही है और उसका कारण उन्होंने बताया, तो मैं क्या करूं? एंड फ्रॉम द हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब ये रीजन है जिसके कारण ये इतना ज़्यादा खर्चा है, 300 रुपये एक यूनिट को मेंटेन करने का खर्चा है आपका. आर यू गेटिंग दिस? उसका रीजन बताया इन्होंने. अच्छा, गुड. डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक्स 6 days. जनरली टेक्स 6 days मतलब एवरेज लीड टाइम, बट इट कैन टेक एज मच एज 10 days. So this is maximum lead time. The days of delivery time and percentage of their occurrence, यानी probability घुसा दी यहाँ पे भी. Days of lead time and percentage of their occurrence are shown in the following table. So delivery time 6 days रहने की probability कितनी है? 75%, यानी पक्का 75% चांस है कि 6 days में आपको डिलीवरी मिल जाएगी. 7 days में भी मिल सकती है, 10% प्रोबेबिलिटी है. 8 days में भी आ सकता है मटेरियल, 5% चांस है. मतलब 100 ऑर्डर में से 5 ऑर्डर कब आते हैं? 8वें दिन आते हैं. 100 ऑर्डर में से 10 ऑर्डर 7वें दिन आते हैं. 100 ऑर्डर में से 75 ऑर्डर 6 days में आते हैं. यानी 75 केसेस में आपको सेफ्टी स्टॉक की जरूरत नहीं है. 75% केसेस में आपको सेफ्टी स्टॉक की जरूरत नहीं है. तो सेफ्टी स्टॉक की जरूरत किस केस में है? आगे के परसेंटेजेस के केस में. बोलो हाँ या ना. यानी 75% लेवल तक मुझे सेफ्टी स्टॉक रखने की जरूरत ही नहीं है. इफ आई डोंट कीप सेफ्टी स्टॉक, आई हैव कवर्ड द रिस्क ऑफ 75%, isn't it? If I don't keep safety stock, my 75% risk is already covered, because up to 75% there is no excess lead time. 6 days is the average lead time. Are you getting it or not? Fine. 9 दिन में आ सकता है, 5% पॉसिबिलिटी है. एंड 10 दिन में भी आ सकता है मटेरियल, 5% पॉसिबिलिटी है. 10 दिन के बाद मतलब कभी आता नहीं है, मैक्सिमम 10 दिन. ओके. पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल वन, कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. कैलकुलेट. चलो डू इट फास्ट. निकालो, लिखो ना रोमन 1 का आंसर. कैलकुलेटर पे नहीं, बुक में लिखो. रोमन 1 का आंसर क्या लिखोगे? रोमन 1 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्वेश्चन नंबर 29 लिखो, उसमें रोमन 1 लिखो. EOQ इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे. क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. अंडर रूट 2 इंटू व्हाट इज एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू माय फ्रेंड्स. एनुअल रिक्वायरमेंट इज 54,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 800 रुपीज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 300 रुपीज. सॉरी, नॉट 800, गलत बोला मैंने. ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 9,000. 800 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ कास्टिंग.
इज इट राइट? सो व्हाट इज योर आंसर? 1800 liters castings, 1800 castings, और units you can write 1800 castings. ये हुआ अपना EOQ. 2 मार्क मिल गए आपको. चलो आगे बढ़ो क्या? अब देखो क्वेश्चन क्या है सेकंड नंबर का. एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू assume 15% of risk of being out of stock. क्या समझे इसका अर्थ? assume the company is willing to assume 15% risk of being stock out. मतलब क्या? मतलब कंपनी 15% रिस्क लेना चाहती है या लेना नहीं चाहती है? 15% तक का रिस्क कंपनी ले सकती है. स्टॉकआउट हुआ तो होने दो, बट कहां तक? 15% तक. मतलब इनको रिस्क कवर कितने परसेंट तक का करना पड़ेगा? 85% तक का. यानी 85% तक ये डिलीवरी टाइम के लिए प्रोविजन करके रखेंगे. 85% तक मतलब क्या? 75% तक तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो गुड्स आ ही जाते हैं. और 10% प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो उसमें, 85% तक का रिस्क कवर हो जाएगा. मतलब अगर आपको 85% रिस्क कवर करनी है, यानी 85% सेफ होना है, तो आपको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा क्या? हाँ, बराबर बोल रहा हूं मैं. हाँ. Assume the company is willing to assume 15% of risk of being stock out. What would be the safety stock and the reorder point? तो बेसिकली चलो ये सब क्वेश्चन छोड़ दो. अभी के केस में अगर नॉर्मल लीड टाइम 6 डेज है, तो व्हाट शुड बी द सेफ्टी स्टॉक? व्हाट शुड बी द रीऑर्डर लेवल? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. नाउ मैक्सिमम लीड टाइम एज्यूम एज 6 डेज, तो क्या होना चाहिए? व्हाट इज मैक्सिमम कंजम्पशन? 150 कास्टिंग्स. बोलो दोस्तों, बराबर है कि नहीं? हाँ. तो मित्रों 150 कास्टिंग्स इनटू 6 डेज, यानी 900 कास्टिंग जब मेरे गोडाउन में है तब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा. यानी मैंने यहां पे 900 यूनिट जब मेरे पास है तब मैंने ऑर्डर प्लेस किया. मतलब मैंने कितना परसेंट का रिस्क कवर कर दिया? अब देखो 75% चांसेस है कि आपका गुड्स 6 दिनों में आ जाएगा, और आप हर दिन 150 यूनिट कंज्यूम करोगे. तो पहले दिन 150 कंज्यूम होंगे, दूसरे दिन 150, तीसरे दिन 150, चौथे दिन 150, पांचवें दिन 150, सिक्स्थ डे पे 150. ऐसे करके ये 900 यूनिट खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे आपका स्टॉक रिप्लेनिश हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? यानी लगभग 75% केसेस में ऐसा ही होने वाला है. मीन्स यू हैव कवर्ड by placing order at 900 units, you have covered the risk of 75%, and 25% still you are in risk. There is a 25% chance that you are in risk. तो उस 25% में मटेरियल 7वें दिन भी आ सकता है, 8वें दिन भी आ सकता है, 9वें दिन भी आ सकता है, और 10वें दिन भी आ सकता है. Are you getting it? But 75% you are secured or not by placing order at 900 यूनिट्स. ऐसा ही इन्होंने बोला है अभी कि अगर 85% तक रिस्क कवर करनी है, कंपनी इज विलिंग टू टेक 15% रिस्क, मींस दे वांट टू कवर 85% रिस्क. यानी 85% प्रोबेबिलिटी अगर आपको कवर करनी है तो कितना सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, एंड रीऑर्डर पॉइंट कौन सा होना चाहिए? रीऑर्डर पॉइंट तो 900 ही होगा, करेक्ट है ना? या कोई और होगा उस केस में? सेफ्टी स्टॉक पकड़ के रीऑर्डर पॉइंट निकालना पड़ेगा. कितना होना चाहिए वो? 1050 यूनिट्स. बिल्कुल सही जवाब. उस केस में हम क्या करेंगे? 85% वाले केस में लीड टाइम 7 दिन का पकड़ेंगे, एंड एवरेज कंजम्पशन कितना है हमारा? 150. तो 7 दिन इंटू 150, 1050. और 1050 में से अभी आपने 7 दिन का लीड टाइम लिया. मान लो 6 दिन का लेते तो रीऑर्डर लेवल कितना आ रहा था? 900.
तो 900 के ऊपर का जो स्टॉक है दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेफ्टी स्टॉक। 1050 माइनस 950, एक दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो आपने 85% रिस्क कवर करवा लिया। और एक दिन का बढ़ाते हो तो 90% कंप्लीट करवा दिया। और एक दिन का स्टॉक बढ़ाते हो तो 95% कवर करवा दिया। और एक दिन का स्टॉक बढ़ाते हो तो 100% का स्टॉक कवर करवा दिया। बोलो हाँ या ना। तो क्वेश्चन इज नॉट ऑन स्टॉक आउट कॉस्ट, दे आर जस्ट आस्किंग यू कि कितना रीऑर्डर पॉइंट होगा और कितना सेफ्टी स्टॉक होगा। एज्यूम 5% ऑफ स्टॉक आउट रिस्क। सॉरी, अगला क्वेश्चन कौन सा है? नंबर 3। एज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू एज्यूम 5% ऑफ रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। 5% का रिस्क उठाना चाहते हैं, मतलब सिक्योरिटी कितने की चाहिए इनको? 95% तक की। एंड अगर 95% तक की सिक्योरिटी चाहिए तो इनको कितने दिनों का स्टॉक रखना पड़ेगा? 9 दिनों का स्टॉक रखना पड़ेगा। 9 डेज इंटू 150 कितना आता है? 1350। उसमें से 900 तो रीऑर्डर पॉइंट हुआ, तो सेफ्टी स्टॉक कितना आएगा? 450। तो फिर से दोबारा पूछेंगे व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड द रीऑर्डर पॉइंट। एंड उसके बाद एज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क, व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री फॉर 1 ईयर। तो ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करें दूसरा क्वेश्चन। बोलो दोस्तों। चलो जी, लिखना है रोमन 2, आंसर ऑफ रोमन 2। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कंजम्पशन पर डे। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कंजम्पशन पर डे। which is equal to annual requirement divided by number of days which is equal to 54,000। पूरे साल कंज्यूम करते हो कितने दिनों में? 360 दिनों में। तो दोस्तों हर दिन कितना कंज्यूम करोगे? 150 कास्टिंग्स। ठीक है, रोमन 2 में पहला पॉइंट ए लिखो। फिर आप क्या करते हैं? पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ लीड टाइम एंड प्रोबेबिलिटी परसेंटेज। एंड प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ लीड टाइम एंड प्रोबेबिलिटी। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख के दे रहा हूं। डिलीवरी टाइम, परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड स्टॉक आउट रिस्क। डिलीवरी टाइम
6 days, 7 days, बराबर है ना दोस्तों? 6 days, उसके बाद 7 days भी हो सकता है, 8 days भी हो सकता है, 9 days भी हो सकता है, 10 days भी हो सकता है। और उसके परसेंटेजेस इन्होंने कुछ इस प्रकार से दिए हैं। 6 days में डिलीवरी होने का चांस कितना है? 75%। देन 7 days में 10%, 8 days में 5%, 9 days में 5% एंड 10 days में 5%। इसी का अर्थ सिक्स डेज में डिलीवरी होने का चांस 75% है। 7 days में डिलीवरी होने का चांस 75% प्लस 10% यानी 85% है। तो रिस्क कितनी रह जाती है? 15% स्टॉक आउट होने का चांस है। यहाँ पे 25% स्टॉक आउट होने का चांस है। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है? हाँ, 85 + 5 और एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हो उसमें लीड टाइम में, तो आपका लगभग 90% चांस है डिलीवरी होने का। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता था, ठीक है ना? तो उस केस में 10% स्टॉक आउट रिस्क है, और एक दिन ऐड कर लो डिलीवरी पीरियड में, तो आप 95% निश्चिंत रहिए। फिर रिस्क कितने की है? 5% की। और मान लो लास्ट एक दिन और ऐड कर देते हो, 10 दिन का लीड टाइम रखते हो, तो देर इज नो चांस, 100% स्टॉक आउट रिस्क एकदम जीरो हो जाएगी, 0%। तो अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। Assume the company is willing to take 15% risk of being stock out। तो 15% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये पूछा है। इसका मतलब आपको लीड टाइम कितना लेना पड़ेगा? 7 दिन का। अगर आपको 15% रिस्क लेना है तो 7 दिन का लीड टाइम कंसिडरेशन में ले लो। किस चीज के लिए? रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो लिखेंगे अगले लाइन पे, पॉइंट नंबर सी, if we keep 7 days stock as reorder point, if we keep 7 days stock as reorder point, there is 15% risk of स्टॉक आउट। अगले लाइन पे हम लोग रीऑर्डर पॉइंट निकालते हैं। रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू 150 कास्टिंग्स, जो कि हमारा एवरेज कंजम्पशन है, मल्टीप्लाइड बाय 7 days, विच इज इक्वल टू 1050 कास्टिंग्स। तो 15% रिस्क ऑफ स्टॉकआउट पे 1050 कास्टिंग्स आंसर आता है, करेक्ट है? नेक्स्ट लाइन पे लिखना सेफ्टी स्टॉक। एक्चुअली दोस्तों रीऑर्डर लेवल का और एक फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, अगर रीऑर्डर लेवल विद सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक इंटू प्लस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। ओके, तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल है कितने का है? 1050 का, विच इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन
150 casting and average lead time 6 days you have to take. Therefore safety stock is equal to 1050 minus 900. 1050 माइनस 900 कितना आता है दोस्तों? 150 कास्टिंग. आई होप आप लोगों को समझ में आया. ठीक है. नेक्स्ट रोमन 3 का आंसर. अभी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रिस्क कितना लेना है? 5% का रिस्क लेना है, मतलब कवर कितना करना है? 95%. तो लिखेंगे रोमन 3 कंपनी टेकिंग थोड़ा सा हटके एग्जांपल है. 5% स्टॉक आउट रिस्क, मीनिंग covering 95% risk. This is possible if we keep, this is possible if we keep how many days stock? 9 days stock. If we keep 9 days stock as reorder point. अब ये जो 9 डेज स्टॉक एज रीऑर्डर पॉइंट है, ये रीऑर्डर पॉइंट इंक्लूडिंग कौन सा है? सेफ्टी स्टॉक है. करेक्ट है ना दोस्तों? हाँ. तो यहां पे रीऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू 150 कास्टिंग्स into 9 days 1350. सही है क्या मित्रों? इंटू 9 डेज, सॉरी 1350 कास्टिंग्स. करेक्ट है क्या? फाइन. नाउ क्या निकालना है हमें? सेफ्टी स्टॉक. तो अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूं क्या? सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू रीऑर्डर पॉइंट माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम. तो दोस्तों सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर पॉइंट कितना है हमारा? 1350 माइनस 150 इंटू नॉर्मल लीड टाइम इज 6 डेज. $450 कास्टिंग्स. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन. एज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क. 5% की स्टॉक आउट रिस्क मान लो. व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इन्वेंट्री फॉर द 1 ईयर. तो दोस्तों 5% का स्टॉक आउट रिस्क मानते हो
तो आपको रीऑर्डर लेवल कौन सा रखना पड़ेगा? 1350 रखना पड़ेगा। उसमें से नॉर्मल कंजम्पशन कितना है? 900 यूनिट का। तो सेफ्टी में कितना रहेगा? 450 यूनिट, जो मान लो 6 दिन में नहीं आता है उसके लिए रखा हुआ 450 यूनिट है। तो 450 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक आप रख रहे हो। ये पूछ रहे कि व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके ऊपर आधारित है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स किसके ऊपर आधारित है? ऑर्डर साइज के ऊपर। ऑर्डर साइज ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, ईओक्यू कैलकुलेट कर चुके हो, तो ईओक्यू के अनुसार ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलेगा यहाँ पे, एंड ईओक्यू के अनुसार कैरिंग कॉस्ट भी निकलेगा। बस कैरिंग कॉस्ट में ख्याल क्या रखना है? 450 रुपए, 450 यूनिट आप एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हो, उसका भी कॉस्ट इसमें जोड़ना है। डू यू गेट इट? तो चलो नंबर 4, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। If 450 units is safety stock, चलो जी, shall we start? Right hand side one column, rupees. Point number A. Point number A, annual ordering cost. Annual ordering cost. How do you calculate it? Annual requirement divided by order size, which is 1800। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला था ना आपने। दिस विल गिव यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 9000 रुपीज। 54,000 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 9000, तो 2,70,000। पॉइंट नंबर बी, annual carrying cost. How do you calculate annual carrying cost generally? Average inventory into carrying cost per unit per annum. How do you calculate average inventory? Order size divided by 2। तो हम लोग यही करेंगे यहाँ पे। ऑर्डर साइज हमारा कितना है? 1800/2, ये एवरेज इन्वेंट्री है बच्चों। प्लस इसमें कितने यूनिट एक्स्ट्रा जोड़ेंगे? 450, जो हमेशा हम सेफ्टी स्टॉक में रखेंगे। यानी ये ईओक्यू के अनुसार 900 यूनिट की तो एवरेज इन्वेंट्री रहेगी ही रहेगी, प्लस 450 यूनिट उसमें ऐड हो जाएंगे। करेक्ट है ना? हाँ, इंटू 300 रुपीज पर यूनिट पर एनम। बोलो हाँ या ना? तो दिस कम्स टू 4,05,000। सर सेम नहीं आ रही है, कैसे आएगी सेम? 450 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक जो रखा है, 900 इंटू 300 कर लेना, 2,70,000 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट नंबर सी, टोटल कॉस्ट। $6,75,000।
समझे बच्चों? सो दिस इज योर आंसर। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, बट हटके है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अरे दोस्तों बोलो ना। फाइन। तो टिल नाउ हमने कौन से कंसेप्ट्स कवर किए हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने मटेरियल टॉपिक की शुरुआत की थी, राइट, विद द परचेस प्रोसीजर एंड ऑल। परचेस प्रोसीजर क्या होता है, कंपनी का लेआउट कैसा होता है, फैक्ट्री, स्टोर्स डिपार्टमेंट, कौन ऑर्डर इनिशिएट करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से डॉक्यूमेंट यूज करता है, राइट, परचेस डिपार्टमेंट कौन से डॉक्यूमेंट यूज करता है, जब मटेरियल गोडाउन में आ जाता है तो कैसे उसका इंस्पेक्शन होता है, फिर उसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर वैल्यूएशन ऑफ रिसीट देखा, फिर उसके बाद इशू ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन एंड वैल्यूएशन ऑफ इशूज अंडर डिफरेंट मेथड्स लाइक फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये दोनों वैल्यूएशन ऑफ रिसीट एंड इशू ऑफ मटेरियल्स was related to the ascertainment of product cost, and then we started our discussion with inventory control techniques. The objective of inventory control is to keep the inventory management cost within the set standards, right? So हम cost यहाँ पे हमारे set standards में रखने का प्रयास कर रहे हैं। And what are the techniques of those inventory control? Total techniques जितने भी थे वो हमने 4 कैटेगरीज में बांटे थे। Inventory control by setting different levels of inventories, then inventory control on the basis of relative classification, ये अभी तक पढ़ा नहीं है हमने, पूरा theoretical है mostly, then inventory control on the basis of ratio analysis, and last में inventory control on the basis of physical control methods। तो ये आगे के 3 पॉइंट्स अभी भी हमने पढ़े नहीं है, सिर्फ हमने इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज देखा, बराबर है ना, जिसमें हम लोगों ने रीऑर्डर लेवल सेट किया, मैक्सिमम लेवल सेट किया, मिनिमम लेवल सेट किया, एवरेज लेवल सेट किया, उसके बाद ईओक्यू मॉडल हमने समझा, ऑर्डर साइज कैसे ऑप्टिमम होनी चाहिए और वो अपने पैसे कैसे बचाती है उसके बारे में हमने सेपरेटली चर्चा की, राइट। तो ईओक्यू इज नॉट अ लेवल ऑफ इन्वेंट्री, इट इज अ ऑर्डर साइज, एट ए टाइम कितना खरीदना है वो डिसीजन भी हमने करना सीख लिया। अगर परचेस प्राइस सेम है तो ईओक्यू मॉडल यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो, अगर परचेस प्राइस डिफरेंट है तो डिस्काउंट्स कंसिडर करके आप ऑप्टिमम ऑर्डर साइज निकालो। ऑर्डर साइज निकालने के लिए हमें 2 कॉस्ट समझने पड़े, कौन से, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट, उसका रिलेशन समझा, उसको इक्वेट करके एक फॉर्मूला भी बना दिया, बराबर है कि नहीं, एंड उसमें परचेस कॉस्ट नाम की एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट हमने कंसिडर की। बट उसके साथ साथ हमने ये सभी कैलकुलेशन करते समय एक बड़ा एजम्पशन कौन सा किया था कि स्टॉक आउट नहीं होगा, बट बाद में हमने स्टॉक आउट करवा के भी देख लिया कि स्टॉक आउट अगर स्कोप रखते हो तो कैसे ट्रेड ऑफ करना है, आपको फिर मैन्युअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इतना सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो कितना नुकसान होने का चांस है, वो कैलकुलेट करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल कौन सी है। मतलब अभी तक मटेरियल चैप्टर में हम ये सारी बातें कर रहे थे। अगेन हम लोग कहाँ पे हैं, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज में ही है, ठीक है। अब ये लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री हम क्यों रखते हैं दोस्तों, सो दैट स्टॉक आउट ना हो। एक ऐसा भी कंसेप्ट दिमाग में आ सकता है क्या, स्टॉक मेंटेन ही क्यों करना है, स्टॉक मेंटेन ही क्यों करना है, जब रिक्वायरमेंट होती है तब खरीद लेते हैं। ऑफ कोर्स ये सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल इन नियर बाय एरियाज। अगर रिसोर्सेज नियर बाय एरियाज में अवेलेबल है, अगर रिसोर्सेज नियर बाय एरियाज में अवेलेबल है, रॉ मटेरियल आपको नियर बाय एरिया में मिलता है, लीड टाइम मान लो लगभग बहुत ही कम है, तो स्टॉक रखने की जरूरत क्या है। मतलब स्टॉक ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्या होता था, स्टॉक आउट का होता था। बट मान लो इमीडिएटली एक्सेसिबल मटेरियल है आपके पास, दुकान से आप मटेरियल इमीडिएटली खरीद सकते हो, साइड में ही दुकान है या फिर नजदीक है, तो दोस्तों हम क्या ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जब प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आती है तभी मटेरियल खरीदेंगे और इमीडिएटली डिलीवरी लेंगे, उसको प्रोडक्शन करने में यूज करेंगे,
और आगे की बात, प्रोडक्शन हो जाने के बाद रुकना नहीं है, वो मटेरियल जो आप प्रोड्यूस करते ना वो भी सप्लाई कर दोगे आप लोग अपने कस्टमर्स को। ऐसा सिस्टम हो सकता है क्या? इमेजिनेशन में हो सकता है, रियल लाइफ में हो सकता है, इफ ऑल अदर थिंग्स आर देयर। मतलब ऐसा लीड टाइम जीरो वाला सिचुएशन कैसे मुमकिन है? जीरो छोड़ो, चलो एक दिन का भी काफी है। मान लो सुबह 7 बजे ऑर्डर किया और 10 बजे तक मटेरियल पहुंचा, क्या प्लानिंग होनी चाहिए जबरदस्त। मतलब 10 बजे मेरा प्रोडक्शन शुरू होने वाला है तो 7 बजे ऑर्डर प्लेस करूंगा, सप्लायर 7 बजे ट्रक छोड़ेगा वहां से, 10 बजे फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री में रोकना ही नहीं है, गेट से ट्रक अंदर आता है डायरेक्टली फैक्ट्री में जाएगा। वर्कर्स स्टोर्स डिपार्टमेंट में मटेरियल रखेंगे नहीं, ट्रक से उठाएंगे डायरेक्टली मशीन में डालेंगे, मशीन अपना काम शुरू करेगा, प्रोडक्शन तैयार, प्रोडक्शन होते ही वहीं पे ट्रक लगाया हुआ है दूसरा, मटेरियल मशीन डायरेक्टली ट्रक में ही भरता है, ट्रक वहां से टेक टेक चलो कहां पे गया? कस्टमर के पास। ना रहेगी इन्वेंट्री, ना रहेगा मैनेजमेंट, ना रहेगा कॉस्टिंग सब्जेक्ट। क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है? इम्पॉसिबल है, बट थेरोटिकली देर इज वन कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम अप्रोच। अरे ये स्क्रीन वो वाला नहीं है, बच्चे यहां पे ढूंढ रहे हैं कौन सा अप्रोच? जस्ट इन टाइम, जस्टिन बाइबर नहीं, मैंने बोला था जस्ट स्पेस इन स्पेस टाइम अप्रोच। जैपनीज लोगों ने इन्वेंट किया हुआ कंसेप्ट है, वही कर सकते हैं। इंडिया में इट इज इम्पॉसिबल टू हैव दिस सिस्टम, बिकॉज इंडिया में कभी बीच में मान लो कोई आंदोलन वगैरह हो जाता है तो कोल्हापुर बंद तो मटेरियल नहीं आएगा, उस दिन हमारी फैक्ट्री भी बंद होगी, छोड़ो। बट एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। कहां पे गया? एक मिनट, पेज नंबर 33। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बना सकते हैं ये लोग, बट इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट जीरो है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम इन्वेंट्री रखेंगे ही नहीं, मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन कर दिया। इज इट पॉसिबल? है तो यूज करो, है तो यूज करो, अच्छी बात है ना। ना रहेगी इन्वेंट्री, ना रहेगा रीऑर्डर लेवल, ना रहेगा मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल भी नहीं निकालना है, इन्वेंट्री का लेवल ही नहीं बोलना है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ईओक्यू भी परचेस जितना लगेगा उतना ही खरीदूंगा मैं, तो ईओक्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब अभी तक जो सब पढ़ा वो पानी में जाएगा अगर ये सिस्टम है तो। बट इट्स इम्पॉसिबल टू हैव दिस सिस्टम, बराबर है ना? जस्ट इन टाइम इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विथ एन अप्रोच टू हैव जीरो इन्वेंट्रीज इन स्टोर्स। मैंने आगे का भी बता दिया, ये मटेरियल का टॉपिक है, मतलब इसीलिए ये सिर्फ प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली जस्ट इन टाइम अप्रोच अगर पढ़ोगे ना फुल में, तो उन्होंने ये बोला कि फिनिश गुड्स का स्टॉक भी मत रखो, प्रोडक्शन होने के बाद वो गुड्स डायरेक्टली कस्टमर के घर में ही रख के आओ। समझ में आया क्या? ऑर्डर आया नहीं आया मत देखो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। क्या बिजनेस मैनेजमेंट है जबरदस्त। प्रोडक्शन हुआ, कस्टमर ढूंढो, उसके घर में ही जाके प्रोडक्ट रख दो, मतलब हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी डिलीवरी देने के लिए वैसे डिलीवरी चार्जेस बाद में देने ही पड़ते हैं, तो ऑर्डर आने के बाद ही तैयारी करना शुरू करो, मटेरियल भी उसी के बाद खरीदो, यूज भी इमीडिएटली करो, प्रोडक्शन प्रोड्यूस भी करो, और कस्टमर जिसने ऑर्डर दिया था ना उसके घर में जाके रख के आओ। बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं। बाय द वे जॉब कॉस्टिंग बिजनेस में यही सिस्टम यूज होता है। कभी वो स्टॉक नहीं रखते हैं। जॉब कॉस्टिंग मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करके जो लोग देते हैं, वो अक्सर कभी रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं रखते हैं। वो पूछते हैं तुम्हें क्या बना के चाहिए, ये बना के चाहिए, चलो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 5-6 दिन का टाइम मंगवाते हैं, मटेरियल मंगवाते हैं, यूज करते हैं, प्रोडक्ट तैयार होता है, डिलीवर कर देते हैं। जस्ट इन टाइम अप्रोच। छोटे छोटे जॉब बिजनेस में दिस कैन बी यूज्ड, बट जो बिजनेसेस गुड्स बना के रखते हैं और बाद में कस्टमर इंक्वायरी करता है, उनके लिए ये सिस्टम है नहीं, याद रखना। ठीक है, चलो एनीवे सिस्टम पढ़ लेते हैं।
According to this approach, material should only be purchased when it is actually required for production. Just in time is based on two principles: produce goods only when it is required, and the product should be delivered to the customer at the time only when they want. It is also known as demand pull or pull through system of production. In this system, इनके नाम है demand pull और pull through system of production. In this system, production processes actually start after the order for the product is received. Based on the demand, production process starts and the requirement for raw material is sent to the purchase department for purchase. ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट तब दी जाएगी जब प्रोडक्शन शुरू करना है. दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट, कस्टमर आपको ऑर्डर देके जाएगा, फिर हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते समय, उसके पहले भी नहीं, मशीन शुरू करेंगे और बोलेंगे परचेज वाले को कि भाई ये मटेरियल परचेज करके भेज दे. परचेज वाला फोन करेगा सप्लायर को, ट्रक डायरेक्टली निकलेगा, रेडी था वहां पे सप्लायर की जगह पे निकलेगा और डायरेक्टली फैक्ट्री में ही घुसेगा. परचेज डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन वगैरह सब करके डायरेक्टली मटेरियल फैक्ट्री में ही भेजेगा. मैं बहुत ही इसको हाइप करवा रहा हूँ, ठीक है. प्रोडक्शन स्टार्ट्स टू प्रोसेस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट. मटेरियल रिक्वायरमेंट इज सेंट टू द परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है. ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज सेंट टू द सप्लायर. सप्लायर सेंड्स मटेरियल फॉर प्रोडक्शन डायरेक्टली. बस यहाँ पे रुका, मैं तो आगे भी चला गया, एक्चुअली है उस प्रोसेस में, बट मटेरियल टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में इतना ही जरूरी है, ठीक है ना. तो ना रहेगा स्टॉक, ना रहेगा स्टॉक का मैनेजमेंट. सिंपल है कि नहीं, कितना बढ़िया कंसेप्ट है. एक फालतू का एग्जांपल है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. चलो लेट्स सॉल्व. पहले उसके पहले लिखते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री अप्रोच, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अगेन लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही है, मैटर है ये. लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ मैटर है ये, बराबर है ना. कोई हम नया सेगमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी तक कौन से टॉपिक में है, इन्वेंट्री कंट्रोल बाय सेटिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इन्वेंट्रीज. उसमें ही एक कंसेप्ट आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना. तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेडिंग लिखो और वहां पे सामने लिखो रेफर पेज नंबर 33 पैराग्राफ 11 पॉइंट नंबर 11. पेज नंबर 33 पॉइंट नंबर 11. पेज नंबर 33 पॉइंट नंबर 11. ये पढ़ना है और उसके बाद अगले लाइन पे लिखना क्वेश्चन नंबर 6. Shall we proceed? Question number 6. The Panasonic Corporation manufactured wireless telephones. Wireless telephones. Panasonic is deciding whether to implement a just-in-time production system, which would require annual tooling cost of rupees 1,50,000. यानी ये सिस्टम अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको एक कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, कितने का, 1.5 लाख रुपए का. Panasonic estimates that the following benefits would arise from just-in-time production. Average inventory, following benefits would arise from just-in-time production. तो ये सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने के बाद ये सारे बेनिफिट्स है आपको, A to D. A, average inventory would decline by rupees 7 lakh, that is from 9 lakh to 2 lakh.
मतलब जीरो नहीं होगी पूरी इन्वेंट्री, बट आपकी इन्वेंट्री लगभग 7 लाख रुपए से घट जाएगी, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी बच जाएगी। बोलो हाँ या ना। इंश्योरेंस, स्पेस, मटेरियल हैंडलिंग, सेटअप कॉस्ट विच करंटली टोटल ₹2 लाख वुड डिक्लाइन बाय 30%, यानी 2 लाख का 30% बचत हो जाएगा। द एम्फोसिस ऑन क्वालिटी inherent in JIT system would reduce rework cost by 20%। मतलब राइट नाउ आप लोग जो प्रोडक्शन सिस्टम फॉलो करते हो उसमें लगभग 20% नहीं, लगभग रिवर्क कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। रिवर्क कॉस्ट मतलब कुछ क्वालिटी प्रोडक्शन होता होगा, उसके ऊपर हमें फर्दर काम करना पड़ता है, तो खर्चे होते हैं। बट जस्ट इन टाइम सिस्टम ऑपरेशन में आ जाने के बाद दिस रिवर्क कॉस्ट वुड बी रिड्यूस्ड बाय 20%। पैनासोनिक करंटली इनकर्स 3,50,000 ऑन रिवर्क, तो 3,50,000 से 50,000 का 20% से ये घट जाएगा कॉस्ट, मतलब 20% का सेविंग हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बेटर क्वालिटी वुड एनेबल पैनासोनिक to raise the selling price of its product by ₹3 per unit। ये सिस्टम इंप्लीमेंट करने से प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ेगी, मतलब इनडायरेक्टली बेनिफिट फिर से बताया कि आपकी सेलिंग प्राइस ₹3 से बढ़ सकती है। पैनासोनिक सेल्स 30,000 यूनिट्स पर एनम, तो 30,000 इंटू 3 90,000 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पैनासोनिक्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज 12% एवरी ईयर। तो दोस्तों 12% एवरी ईयर इनका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न है ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो मेरी 7 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री बच रही है उसके ऊपर 12% का मुझे ब्याज नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। तो दैट इज एक्चुअली कैरिंग कॉस्ट गिवन इन परसेंटेज। इन्वेंट्री के अमाउंट के ऊपर 12% लगाएंगे और वो बेनिफिट भी निकालेंगे। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट बेनिफिट or cost to the Panasonic Corporation from implementing a just-in-time production system। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, राइट डाउन। आसान क्वेश्चन है, सारे बेनिफिट जोड़ दो, बस बात खत्म, टाटा बाय बाय खत्म गया। सारे कॉस्ट आपको जोड़ने हैं। पेज नंबर कौन सा बोला दोस्तों? 33, राइट डाउन। पेज नंबर 33 पे आ जाओ, अपने नोटबुक में आ जाओ और लिखो स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट टू द पैनासोनिक कॉर्पोरेशन फ्रॉम जस्ट इन टाइम सिस्टम। Shall we start? Particulars, right hand side 1 column rupees. Point number A, क्या नाम लिखा हमने स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट शोइंग नेट बेनिफिट टू द पैनासोनिक कॉर्पोरेशन, लिखा ना। शुरू करें। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। दोस्तों कितने रुपए की इन्वेंट्री बच रही है हमारी? 7 लाख रुपए की इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है। इन्वेंट्री मेंटेन करने का रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 12%। तो यहां पे लिखूंगा 7 लाख इंटू 12%। फटाफट हाथ चलाओ कैलकुलेटर पे। हाउ मच? 84,000।
बी, डिक्लाइन इन, सेकेंड क्लॉज कौन सा है देखो, इंश्योरेंस पेस मटेरियल हैंडलिंग एंड सेटअप कॉस्ट, जो करंटली 2 लाख रुपए के हैं वो 30% से घट जाएंगे, तो लिखेंगे डिक्लाइन इन इंश्योरेंस पेस मटेरियल हैंडलिंग सेटअप कॉस्ट कॉमा एक्सेट्रा। कैसे दिखाएंगे कैलकुलेशन, करंटली 2 लाख रुपए का खर्चा है, वो 30% से घटेगा, इसका मतलब 60,000 रुपए का सेविंग हो जाएगा। करेक्ट है ना बच्चों? पॉइंट नंबर सी, डिक्लाइन इन रीवर्क कॉस्ट बोलो इसको, डिक्लाइन इन रीवर्क कॉस्ट। करंटली कितना खर्च करते हैं हम रीवर्क पे, 3.5 लाख, और इसमें सेविंग कितना होने वाला है, 20%, तो वो आ जाएगा 70,000। सही है क्या दोस्तों? पॉइंट नंबर डी, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस या फिर इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू, इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू, how many units we can sell, 30,000 per annum, and selling price is increasing by rupees 3, so 90,000। हो गए सारे बेनिफिट्स। पॉइंट नंबर ई, टोटल बेनिफिट्स। चलो फटाफट टोटल करो। 3,04,000। डोंट वरी, ये एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, क्या है इसमें। पॉइंट नंबर एफ, ये बेनिफिट कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एनुअल टूलिंग कॉस्ट लेस एनुअल टूलिंग कॉस्ट, कितना है वो, 1.5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख खर्च करके 3,04,000 का बेनिफिट अगर हो रहा है, तो व्हाट इज योर कंक्लूजन, जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करना चाहिए। नेट बेनिफिट्स 1,54,000, 1,54,000। Is it right my friends? डन। क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़े। नाउ राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन, इन्वेंट्री कंट्रोल on the basis of relative classification. So inventory control by setting up levels of inventory is done, totally finished. Okay, now we are moving ahead, रोमन 2 लिखेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल। अभी तक हम इन्वेंट्री कंट्रोल में ही है, बट इस बार हम इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे बाय सेटिंग
different levels of by setting, यार क्या, by classification लिखो, by classification of inventory on different basis. By classification of inventory on different basis, and under this there are 4 categories. ABC, FSN, VED and HML. मतलब इन्वेंट्री जो हमारे गोडाउन में है, स्टोर्स डिपार्टमेंट में है, उसको हम लोग अब क्लासीफाई करेंगे. ओके, एंड द क्लासिफिकेशन इज डन on these 4 bases which are totally independent to each other. Means this is method number 1, technique number 1. You can classify your inventory as per ABC analysis. ABC analysis means out of your total inventory you will categorize your inventory into A category, B category and C category. Or else you can classify the same inventory under fast moving, slow moving, non moving, and by observing it you will be doing all other calculations. Let's take an example of first classification, ABC analysis. Why I am categorizing the inventory into A category, B category and C category? In A category what do you expect कि कौन से प्रकार की इन्वेंट्री मोस्टली वहां पे आनी चाहिए? मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वैल्यू वाइज, जो क्वांटिटी वाइज बहुत कम है बट वैल्यू वाइज बहुत ज्यादा है. बच्चों देश को भी ऐसा क्लासिफाई करना चाहिए. गवर्नमेंट एक्चुअली डज दिस. गवर्नमेंट देश में जितने भी लोग हैं उनको कैटेगराइज करता है. यू डोंट नो दैट. कौन सी 3 कैटेगरीज होती है? राहुल गांधी जी भी करते हैं. देखो, अदानी अंबानी ए कैटेगरी. हर गवर्नमेंट करता है. अभी पॉलिटिकली इस इशू को मत लो. हर गवर्नमेंट देश के जनता को कैटेगराइज करता है. ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी. वैसे ही वो सेम कंसेप्ट हमें यहां पे इंप्लीमेंट करना है. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज पैरेटो एनालिसिस. अल्फ्रेड पैरेटो नाम का एक बंदा था, उसने ये कैटेगराइजेशन का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में लाया है. ठीक है, इकोनॉमिक्स गया जाने दो. कॉस्टिंग में हम ये कंसेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं देखो, और देश में कैसे होता है वो पहले समझ लो, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा. अब एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट को किसका ध्यान रखना चाहिए? जो देश को चलाते हैं वो लोग. वो कौन है? ये टॉप 5 बिजनेसमैन, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये गिने चुने 5-6 नाम. ठीक है ना. ये लोग इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं देश में, तो सरकार इनको ज्यादा मदद करता है बाय गिविंग देम वर्क, बाय अलाउिंग देम सम टैक्स डिडक्शंस इन योर इनकम टैक्स लॉ. तो गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज 5 हाउसेस. व्हाई? बिकॉज ये 5 लोग यहां से चले गए तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. रिलायंस में कितने लोग काम करते होंगे? रिलायंस के कितने स्टोर है पूरे देश में या फिर पूरे दुनिया में? अगर मान लो अंबानी को दुखी किया सरकार ने और रिलायंस ने सब बिजनेस बंद करके छोड़ के चले गए, तो वो सब बोझ सरकार के ऊपर आ जाएगा. एंड आप कितना कमा लेते हो? आप कितना टैक्स भरते हो? चुटपुट. वो लोग कितना टैक्स भरते हैं? यानी सरकार के तिजोरी में पैसा कौन ला के रखता है? वो लोग. तो सरकार को ख्याल किसका रखना चाहिए? मतलब ये सवाल मैं सच में पॉलिटिकल लोग जो चिल्लाते हैं ना, उनको पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी देन? हाँ, वोट के केस में उल्टा. वोट के केस में हु इज द ए कैटेगरी? एग्रीकल्चरिस्ट, जो
मीडियम क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो वोट के केस में ए कैटेगरी बन जाते हैं इनकी। यानी जब पैसे देने की बात आती है तो कैटेगरी ए विल बी दीज 5 पीपल्स, बट वोट लेने की बात आती है तो कैटेगरी बदल जाता है। मींस आपका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी चलो बिजनेस में आ जाओ, पॉलिटिक्स से बाहर निकलो। दिस वाज नॉट एट ऑल विद द व्यू ऑफ क्या पॉलिटिकल डिस्कशन, बस क्या है समझ में आ जाता है कि हम कर क्या रहे। बाय द वे आई होप यू आर गेटिंग इट, आपको समझ में आना चाहिए। हम इन्वेंट्री को भी ऐसा कैटेगराइज करेंगे। अब देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, पिछले मेथड में देखा हमने, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री सेट करने। अब मेरे पास 10,000 आइटम्स है इन्वेंट्री में, 10,000 आइटम्स मतलब 10,000 अलग अलग टाइप के गुड्स है, तो हर आइटम के लिए मुझे लेवल ऑफ इन्वेंट्री सेट करनी पड़ती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? हर आइटम के लिए आपको लेवल ऑफ इन्वेंट्री सेट करनी पड़ती है। मतलब मान लो मटेरियल एक्स है तो मटेरियल एक्स के मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल सब निकालना है। मटेरियल एक्स का मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, ये आपको कैलकुलेट करके रखना है दोस्तों, ठीक है। फिर उसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। हर मटेरियल के लिए आपको कामकाज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट इसमें थक जाएगी, ठीक है। तो क्या करें सर? ये जो इन्वेंट्री टेक्निक्स आपने सीखे हैं कॉस्ट बचाने के, ये सभी इन्वेंट्रीज पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आपकी इन्वेंट्री को एनालाइज करो, आपकी इन्वेंट्री को क्लासिफाई करो इनटू 3 कैटेगरीज, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में हाई वैल्यू आइटम्स लेंगे जो क्वांटिटी वाइज बहुत कम होंगे। यानी आपके इन्वेंट्री में कुछ गुड्स ऐसे होते होंगे ना जो बहुत ही महंगे हैं लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम होते वो। तो मान लो टोटल आपके इन्वेंट्री में 100 आइटम्स है, 100 आइटम में से सिर्फ 10 आइटम्स ऐसे हैं जो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में से, टोटल वैल्यू ऑफ की इन्वेंट्री की है मान लो 10 करोड़ रुपीज, एंड नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 100। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, 100 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्रीज आर देयर एंड 10,000, कितना बोला मैंने? 10 करोड़ इज द इन्वेंट्री वैल्यू। तो मैं इसको डिटेल में एनालाइज करता हूं, तो इस 100 आइटम में से 10 आइटम्स की वैल्यू लगभग 8 करोड़ है, ठीक है। देन 20 आइटम्स की इन्वेंट्री वैल्यू 1.5 करोड़ है, तो बच्चे कितने? 70 आइटम्स जिसकी इन्वेंट्री वैल्यू सिर्फ 50 लाख है। ऐसा एनालिसिस करना है हमें। आप भी एबीसी सिस्टम का कंसेप्ट यूज कर सकते हो अपने पढ़ाई में। जो हाई वैल्यू टॉपिक है क्वांटिटी में लेस, वो ए कैटेगरी वाले होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? उसकी ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, उसका आरटीपी, एमटीपी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बाहर के क्वेश्चंस, बाहर के करना मत, ऐसे पब्लिकेशन सारे करने हैं। तो सारे एग्जाम के क्वेश्चन पास वो टॉपिक के लिए करनी है। बट मान लो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं और मार्किंग वाइज उनका वेटेज बहुत ही कम होता है, तो उसके लिए थोड़ी कम पढ़ाई करो अगर समय कम है तो, नहीं तो लगे से इंप्लीमेंट करा लो। समय कम है तो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एबीसी एनालिसिस, बट खैर अभी के पैटर्न, एग्जाम पैटर्न देखते हो तो इंस्टीट्यूट सारे टॉपिक पे चेक करता है, ठीक है। बट इस बार अभी अकाउंटिंग का मैं मतलब जानना चाहता हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग में पूछेंगे तो कितने स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछेंगे। सभी स्टैंडर्ड पे एक एक क्वेश्चन भी 5-5 मार्क का आया तो वहां पे ही पेपर 200-300 मार्क का हो जाएगा। तो नाउ दिस टाइम दिस विल वर्क। कौन से मतलब एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपको सारे स्टैंडर्ड करने हैं। बट फ्यूचर में जैसे एक्सपीरियंस आते जाएंगे वैसे हम अंदाजा लगाएंगे कि कौन से स्टैंडर्ड पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ये ए कैटेगरी वाले स्टैंडर्ड, ये बी वाले स्टैंडर्ड, ये सी कैटेगरी, ये नहीं किए तो भी चलेगा, या फिर इसमें इंपॉर्टेंट वाली चीजें ही करो। आर यू गेटिंग इट? जान दो, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। नाउ मैनेजमेंट्स अटेंशन शुड बी ऑन दिस 10 आइटम्स ओनली। तो अपर मैनेजमेंट सिर्फ 10 आइटम को चेक करेगा, उसके इन्वेंट्री लेवल से निकालेगा, उसके ऊपर ध्यान रखेगा, तो लगभग 10 करोड़ में से 8 करोड़ की इन्वेंट्री कवर हो जाएगी। तो हो गया ना काम। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और जो लोअर लेवल के लोग हैं, मिडल ऑर्डर मैनेजमेंट, उनको बताएंगे कि तुम इन 20 आइटम्स पे ध्यान देना, और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया भी तो भी चलेगा ना, क्योंकि कितना है ये 50 लाख। इसके लिए इन्वेंट्री लेवल मत निकालो, क्यों अपना टाइम गवा रहे हो? वैसे तैसे करके कितने पैसे बचा लोगे? इन्वेंट्री की वैल्यू देखो सिर्फ 50 लाख।
तो ये नट बोल्ट छोटे छोटे आइटम सब इसमें आ जाएंगे सी कैटेगरी में, जो सस्ते होते हैं और एम्पल अवेलेबल होते हैं। बट वो जो मेन कैटेगरी है उसके ऊपर मैनेजमेंट का ध्यान होना चाहिए। एक्चुअली इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि ए कैटेगरी में कौन सी इन्वेंट्री रखूं, बी में कौन सी रखूं, सी में कौन सी रखूं। बस इतना, एक ही एग्जांपल है इसके ऊपर। मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, बट थ्योरेटिकली यू शुड अंडरस्टैंड इट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो व्हाट इज मैनेजमेंट डूइंग हियर, दे आर क्लासिफाइंग द इन्वेंट्री। देखो ना, इन्वेंट्री कंट्रोल बाय क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। अब यही सेम इन्वेंट्री अगले मेथड में मैं क्या करने वाला हूं, एनालाइज करूंगा कौन से एंगल से कि उसका मूवमेंट कैसा है। फास्ट मूविंग मतलब क्या, जो फास्ट मूव होती रहती है, कहां पे, स्टोर्स डिपार्टमेंट में, मतलब इस जगह से इस जगह पे, इस जगह से इस जगह पे, इस जगह से इस जगह पे। जो हल्की है वो जो प्रोडक्शन को फटाफट जाती है, मतलब डिमांड उसका ज्यादा है। लेकिन कुछ कुछ मटेरियल्स हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट में ऐसे भी होते हैं कि जिसका डिमांड बहुत ही कम है। अपने फ्रिज का एग्जांपल ले लो, फ्रिज में ढेर सारी चीजें भरी पड़ी होती है, उसमें से फास्ट मूविंग आइटम्स देख लो, स्लो मूविंग में डिसीजन ले लो। अगर मान लो चॉकलेट खरीद के फ्रिज में रखते हो, फास्ट मूविंग है स्लो मूविंग, अच्छा आपके लिए फास्ट मूविंग है, मेरे लिए बहुत स्लो मूविंग है। कोई खाता ही नहीं है, पड़ा ही रहता है वहां पे, आइसक्रीम के डब्बे पड़े रहते हैं, फिर बाद में कचरे में जाते हैं। तो बेटर डोंट इन्वेस्ट एनी अमाउंट इन टू स्लो मूविंग आइटम्स, टेक अ डिसीजन अबाउट इट। वो आइसक्रीम का डिब्बा है, वो कहीं बेच के आ सकता हूँ क्या, देखूंगा मैं चॉकलेट किसी को गिफ्ट दे सकता हूँ क्या, पैसे बचेंगे ना भाई, सिंपल है। अरे छोटे छोटे कंसेप्ट है, रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो आप अपनी इन्वेंट्री को एनालाइज करो। ऑन द अदर हैंड मिल्क फास्ट मूविंग है, हर रोज आता है हर रोज जाता है, तो वहां पे मुझे मैनेजमेंट करना है। एंड स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग के बारे में मुझे डिसीजंस लेने। नॉन मूविंग को तो बेचना ही है, निकालो इसको, पैसे रिलीज करो, इसमें इन्वेंट्री कॉस्ट क्यों कर रहे हो खर्च, देखेंगे हम, ये भी मेथड पढ़ेंगे। वैसे ही आगे वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल मतलब जरूरी है, खरीदना ही पड़ेगा। इसेंशियल मतलब ठीक है, नहीं मिला ये तो दूसरा अवेलेबल हो जाता है। डिजायरेबल मतलब मैं खरीदना चाहता हूं बट जरूरत नहीं है, तो डिजायरेबल आइटम्स पे ज्यादा पैसे खर्च मत करो। ये थियोरेटिकल मेथड्स है, ठीक है। हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू, लो वैल्यू, HML देखेंगे, ये चारों मेथड हम लोग देखेंगे। बट अभी ब्रेक लेते हैं क्योंकि लंच ब्रेक के बाद मुझे लेक्चर फिर से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर and we will solve one question example on ABC analysis. I have explained all the 4 methods, but देखेंगे, ठीक है। चलो इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे।